ध्यान एक ना सीखी जाने वाली चीज है। बेसिकली जब हम मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें ध्यान सीखना पड़ेगा। मैंने कभी ध्यान नहीं किया। हम सभी ध्यान करते हैं, हमें पता नहीं होता। आप जब भी किसी चीज के प्रति सजग और जागरूक होते हैं और अवेयर होकर उसको देखते हैं, आप मेडिटेटेड होते हैं। ध्यान इसलिए ज्यादा कीमती हो जाता है क्योंकि आप इसको सीख नहीं सकते। जब सीख नहीं सकते तो ये विकृत नहीं हो सकता। मेडिटेशन प्रक्रियाएं हस्तांतरित करी जाती हैं, पर ध्यान हस्तांतरित नहीं करा जाता। ये हमारे अंदर से निकलता है। एक ही बार में सब कुछ क्लियर नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके आप समझने की कोशिश करेंगे कि जे कृष्णमूर्ति क्या बोलना चाहते थे। उनके बोलने का ढंग बहुत अलग था। दरअसल वो इतना विशुद्ध बोलते थे कि कई बार उनकी बातों के पूरे वही मायने लोग नहीं ले पाते थे जो मायने उन्होंने बोले हैं। हालांकि उनके समझाने का तरीका अच्छा था, किंतु वो उनकी विशुद्धता इतनी थी। ध्यान एक कला है। जब आप ध्यान सीख लेते हैं, जब आप जागरूकता सीख लेते हैं, जब आप अवेयरनेस सीख लेते हैं, तो जीवन के मायने कई गुने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ध्यान की कोई तकनीक और तरकीब नहीं होती। जब मैं कहता हूं मेडिटेशन टेक्निक, तो मेडिटेशन टेक्निक हमारे दिमागी गतिविधि को, विचार की गतिविधि को कम करने का तरीका है। उससे आप मेडिटेशन में नहीं जाते। मेडिटेशन अचानक घटने वाली प्रक्रिया है। ध्यान प्रक्रियाएं सीखी जा सकती। चित्त को शांत करना हमें सीखना पड़ता है। उसके बाद कुछ घटनाएं घटती हैं तो हमारे अंदर ध्यान घटित होता है। ध्यान का मतलब है स्वयं को जानना कि किस तरह से हम इस ब्रह्मांड की आयाम से जुड़े हैं, कैसे हम एक हैं, कैसे हम अलग हैं। इन सारी बातों का क्लियर, कैसे ना कुछ से कुछ हो जाता है और कैसे जो ये कुछ है ये एक दिन ना कुछ में चला जाएगा, ये ना कुछ हो जाएगा। बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर यदि हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हम सारे सेशन में इसके बारे में बात करते चलेंगे। ध्यान की कोई तकनीक और तरकीब नहीं होती, इसलिए इसका कोई अधिकारी और दावेदार नहीं होता। मैं कई सारे लोगों से मिलता हूं तो वो ये बोलते हैं कि कोई संस्था है मान लीजिए, तो उस मेडिटेशन प्रक्रिया को उस संस्था के नाम से जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, हो सकता है कि वो ध्यान विधि कोई संस्था सिखा रही हो, पर ध्यान पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। ध्यान विधि किसी संस्था की खोज हो सकती है जिससे चित्त को शांत किया जा सके, मानसिक गतिविधि को कम किया जा सके, ताकि हम वो देख सकें जो है, जो वास्तविक रूप से है। आपने देखा कई बार जब आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं तो मैं हमेशा से लोगों से बोलता हूं कि सलाह ले लेनी चाहिए। सलाह क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो दरअसल आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप उसमें शामिल हो जाते हैं, आप उसको दूर से नहीं देख रहे होते हैं। और जो व्यक्ति सलाह देता है उस व्यक्ति का उस परेशानी से कोई लेना देना नहीं होता। वो उस परेशानी को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा होता है, तो उसके देखने का ढंग उससे अलग होता है। वो संपूर्ण आयामों में चीजों को देखता है। यदि आप उसको सही तरीके से वो सारी बातें बताएं तो उसके देखने का ढंग अलग, क्योंकि वो उनसे अलग है, तो वो समाधान निकालेगा कुछ अलग ढंग से। यदि आप उसमें इन्वॉल्व हैं उस परेशानी में, तो आपका समाधान हो सकता है कि उतना उचित ना हो, क्योंकि आप उसमें खुद ही फंसे हुए हैं। ऐसे ही हम जब ध्यान को देखेंगे, ध्यान एक अलग आयाम है, ध्यान प्रक्रिया एक अलग आयाम है। धीरे धीरे करके इसको समझते हैं, हम काफी आगे पहुंच जाते हैं। इसका कोई दावेदार नहीं है, ध्यान विधियों का कोई दावेदार नहीं है, इन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान प्रक्रिया किसी संस्था की कॉपीराइट हो सकती हैं। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, आपकी मनोभाव कैसे काम करते हैं, आपको गुस्सा कैसे आ जाता है, आपको घृणा कैसे हो जाती है किसी से, आप कैसे अपराधी बन जाते हैं, आप कैसे चोरी कर लेते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, ये अवेयरनेस के साथ। मैंने बोला ना कि हर बार हम जागरूकता की बात करेंगे अलग अलग ढंग से, हर चीज के प्रति अवेयरनेस, साक्षी होना। अर्थात किस तरह आप खाते पीते हैं, किस ढंग से आप चलते फिरते हैं, आप क्या बातचीत करते हैं, क्या गपशप करते हैं, आपका ईर्ष्या करना, किसी से नफरत करना। जब आप अपने भीतर और बाहर इन सारी चीजों के प्रति सजग और सचेत होते हैं बिना किसी काट छांट के, तो यह ध्यान का ही अंग है, यही ध्यान है। सारी चीजों के प्रति जैसे ही हमारी सजगता बढ़ जाती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है, हम इन सारे चीजों को देखने लग जाते हैं, कैसे क्रोध काम करता है। एक बड़ा अच्छा शब्द है एनलाइटनमेंट।
आपको ज्ञान हो गया, आपको बोध हो गया। ज्ञान होना किसे कहेंगे? कभी आपने देखा है? आपको, हम बोलते हैं कि भाई मेरे को इसका ज्ञान हो गया है। तो ज्ञान कैसे होता है? जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे हम एक बात से इसको समझते हैं कि आपके किसी के साथ संबंध हैं। अब आपको ज्ञान हो गया संबंधों के बारे में, तो आपके संबंध अब बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानने लगे हैं कि संबंध कैसे काम करते हैं। ऐसे ही ध्यान हमें एक पूर्ण बोध की तरफ ले जाता है कि ये समझ कैसे काम करती है, ये सारा का सारा जी ब्रह्मांड की आयाम कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं, ये बोध हो जाता है मेडिटेशन में। तो सारी चीजों के प्रति सजग होते हैं, सचेत होते हैं, बिना किसी काट झांट के। आप अपनी तरफ से ये नहीं जोड़ते कि मैंने गुस्सा करा, इसकी ये वजह थी। बस क्रोध को देखें। आप उसके लिए आपको सही या गलत ठहराने की जरूरत नहीं है, बस देखें कि आपको क्रोध हुआ है। और यह ध्यान हर जगह और हर समय हो सकता है। आप एक बस में बैठे हुए, आप किसी व्यक्ति को देख सकते हैं गौर से कि वो क्या कर रहा है, उसके चलने फिरने का ढंग क्या है। एक कंडक्टर आगे पीछे घूम रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव को आप देख सकते हैं सजगता के साथ, बिना किसी सोच के, बिना किसी अपनी ओर से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट दिए, किसी पक्ष को लिए। आपको बस सजग होके देखना है। हर चीज के दोनों आयाम होते हैं। कोई चीज एक साथ सही और गलत हो सकती है, कोई परिस्थिति एक साथ सही और गलत हो सकती है। ध्यान का मतलब है उसको सजगता से देखना, किसी पक्ष विपक्ष में जाए बिना। फिर आप समझ जाएंगे कि वो किस आयाम की बात है। हर समय हो सकता है। जब आप किसी बस में बैठे हो, ये बात मैंने अभी बोली, जैसा आप किसी बस में बैठे हो, जब आप धूप और छाया से परिपूर्ण किसी वनस्थली में टहल रहे हो, आप बस सजग हो सकते हैं उस ठंडी हवा के प्रति, उन गिरते हुए पत्तों के प्रति, एक पेड़ के प्रति। आपने देखा होगा कि जितने भी कई सारे लोगों को मेडिटेशन एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको आत्मज्ञान होता है ना, उनको पेड़ों के नीचे ज्ञान होता है। पेड़ों की अपनी एक ऊर्जा है, बहुत अनंत ऊर्जा। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से बहुत गहरे रूप में कनेक्ट होते हैं। आपको पता है कि ओशो एक पेड़ से बात करते थे जो आरडीबी में था, और कहते हैं जब वो उसको छोड़कर गए तो वो पेड़ सूख गया था। वो जीवंत, यहां सारा कुछ आयाम जीवंत है। जिसको हम निर्जीव बोलते हैं, विज्ञान एक दिन समझ जाएगा कि वो भी सजीव का एक अंग है। मिट्टी निर्जीव है, तो मिट्टी से सजीव चीज पैदा नहीं हो सकती जब तक वो स्वयं सजीव ना हो। एक मिट्टी से पेड़ निकलता है, एक हवा जिसको हम निर्जीव कह सकते हैं, उससे पेड़ बनता है, पानी निर्जीव है। जब ये तीनों चीजें निर्जीव हैं, तो कैसे उनसे सजीव चीज का जन्म हो रहा है, उनसे कैसे जीवन पैदा हो रहा है? क्योंकि उनमें वास्तविक रूप से जीवन है, वो जीवित है एक अलग आयाम में। कुर्सी आपकी जीवित है एक अलग आयाम में। ये समझ हमारी विकसित हो जाती है जब आप किसी बस में बैठे हों, जब आप धूप छाया से परिपूर्ण किसी वनस्थली में टहल रहे हों, या जब आप पंछियों के कलरव गान को सुन रहे हों, जब आप अपनी पत्नी या बच्चे के चेहरे को देख रहे हो। हर आयाम में आप देखेंगे कि आप यदि सजग हैं तो आप ध्यान में हैं। ध्यान का मतलब भी है, हम बोलते हैं ना कि ध्यान दो, ये वही ध्यान देना है। हो सकता है शुरुआती समय में आपको इसके प्रति सजग होकर प्रयास करना पड़े ध्यान देने का, और फिर एक समय होगा कि ध्यान घटित होने लगेगा। आप अचानक पाएंगे कि आप गड्डम शड्ड हो गए हैं चीजों के साथ में, आपको चीजें महसूस होने लगी हैं, दूसरे का पक्ष महसूस होने लगता है। आपने देखा ना कि ध्यानी व्यक्ति आप देखेंगे ना तो किसी और के मन की बात को भी भांप लेता है। ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर चला गया है, वो महसूस करता है, उसके पक्ष को भी सोच लेता है। वो महसूस करता है कि जब चोर ने चोरी करी तो उसकी मनोदशा क्या रही होगी। थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, धीरे धीरे करके। मैं ये समझूंगा कि यदि हम बात करते चलते हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में, 10 मिनट 12-15 मिनट हम यदि बात करते हैं, तो हम कभी कभी जीवन के बड़े समाधानों की तरफ चले जाते हैं। ना सिर्फ मैं ये बात करूंगा व्हाट इज मेडिटेशन, मैं बात करूंगा व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, जीवन जीने की कला के बारे में, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना चाहिए। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।